नमस्कार, इन्फोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और इसमें हम बात कर रहे हैं 4th यूनिट के बारे में, जिसका नाम है वायु। वायु के बारे में अगर हम बात करें तो अब तक हमने देखा है कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में जो प्रमुख गैस है वह कौन कौन से हैं, साथ में उनके परसेंटेज के बारे में बात किया। उसके बाद हमने जानने का प्रयास किया कि जो वायुमंडल की संरचना है वह कौन कौन से है, वायुमंडल की संरचना कितने भागों में है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं आज जो तापमान है उसके बारे में। वैसे तो तापमान आप सभी जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या बताता है उसको समझते हैं। जो तापमान है वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं तापमान कहलाता है उसके, यानी वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता जो होती है उसके परिणाम स्वरूप हम कहते हैं तापमान, वह कहलाता है। अब इसमें देखते हैं कि आतपन, यह जो शब्द है थोड़ा नया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आतपन को हम सूर्य तप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य तप कहें या सूर्या तप कहते हैं। अब इसमें देखते हैं आतपन जो है इसको हम कह सकते हैं आइसोलेशन। यह जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आइसोलेशन जो है यह महत्वपूर्ण कारक है जो कि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, इसको यहां से देखिएगा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आतपन कहते हैं। आतपन किसे कहते हैं? क्लियर हुआ? आइसोलेशन क्या है? तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आतपन कहते हैं या आइसोलेशन कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि आतपन जो है या कहें सूर्य तप जो है उसकी मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने पर घटती जाती है, या कहें कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटती जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो तापमान है वह घटता जाता है। कहाँ पे? हमें ध्रुवों पे। तो ध्रुवों पे जब घटता जाता है तापमान, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो स्थिति होती है बर्फ से ढकी हुई स्थिति हमें दिखाई देती है। अब इसमें कह रहा है कि दिन के समय में ऐसा फेल्ट जो होता है यह एक प्रकार का, हम कहें कि ये इसको हम कहते हैं सिंपल से शब्दों में डामर। क्या? डामर, जिससे हमारी सड़क को बनाया जाता है। क्या? डामर। यह जो है ऐसा फेल्ट डामर होता है कि डामर से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हम देखते हैं दिन के समय में जो डामर होते हैं, डामर से बनी सड़क होते हैं, और जो कंक्रीट से बने घर होते हैं या भवन होते हैं, वह दिन के समय में क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं, उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन यही देखते हैं रात के समय में यह उष्मा मुक्त हो जाती है। और इसमें यही नगर की बात करें तो क्या दिखाई देता है कि नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेती है, और उस वजह से जिससे नगरों की तापमान बढ़ जाती है। नगरों की तापमान किस वजह से बढ़ सकती है? तो जो हमारे ऊंचे ऊंचे भवन हैं वह रात के समय तो उष्मा मुक्त करेंगे, लेकिन उष्मा पास नहीं हो पाएगी, वह एक दूसरे से आपस में टकराकर एक दूसरे को अवशोषित करते रहेंगे, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि शहर में ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा। क्लियर? अब इसमें देखते हैं कि तापमान को मापने वाले मापन को किसे कहते हैं? मापक जो होता है उसका क्या नाम है? तो आप बता सकते हैं थर्मामीटर से हम नापते हैं तापमान को, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं तापमापी। यही पूछा जाए वायु दाब जो है वह किससे मापा जाता है, तो आप बैरोमीटर से माप सकते हैं। अगर यही पूछा जाए वर्षा मापी का नाम क्या है, जिससे हम वर्षा को मापते हैं, तो आप कह सकते हैं रेन गॉज नाम से हम जानते हैं। यही बात करें हम कि पवन की दशा जो है, दिशा, वह कौन निर्धारित कर सकता है, किससे मापते हैं, तो उसका नाम है विंड वेन नाम है उसका। क्या नाम है? विंड वेन नाम है। जिसे हम कह सकते हैं कि वात दिग्दर्शी किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह पवन को दिशा दिखाने वाला एक दर्शक होता है, माप दर्शक होता है। क्लियर? अब इसमें देखते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई को हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस। अब इस डिग्री सेल्सियस की खोज किसने किया, तो आप बता सकते हैं कि एंडर्स सेल्सियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया। इसमें हम देखते हैं कि सेल्सियस जो है, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जो हमारा होता है एकदम ठंडा हो जाता है, जिस वजह से जल जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखेंगे तो जल हमारा उबलने लगता है। अब इसमें बात करते हैं वायु दाब किसे कहते हैं। वायु दाब को समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ
बल लगता है, किसका? वायु का। तो इसमें हम देखते हैं कि वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब का बल लगाता है, किंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब जो है हमारे शरीर के चारों तरफ लगता है, यानी कहें कि चारों दिशाओं से है हमारे शरीर पे वायु दाब लगता है और हमारा जो शरीर है विपरीत बल लगाता रहता है। तो इस वजह से हमें अनुभव भी नहीं हो पाता। अब इसी में देखते हैं वायु दाब कहते किसे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, और यहीं पे हम देखते हैं कि समुद्र पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। इसको समझिए कि हमारा जो वायु दाब है वह हमारे शरीर पे चारों तरफ से लगाता है जो वायु है, और हमारा जो बॉडी है वह भी अपना विपरीत प्रतिक्रिया करता रहता है। किसके खिलाफ? दाब के खिलाफ। अगर हम यहीं पे बात करें कि हम चंद्रमा पर चले गए हैं और वहाँ पे कोई सूट ना पहने हो या फिर साधारण जिस तरह से हम पृथ्वी पर रहते हैं वहाँ पे उस तरह से चले जाएं, तो हमारे साथ क्या होगा पता है? हमारे जो नस हैं वह फट जाएंगे, यानी हम लहूलुहान हो जाएंगे और वहाँ पे हमारा जीवन संभव कभी नहीं हो पाएगा बिना सूट के, क्योंकि वहाँ पे वायु दाब है ही नहीं। हमारी जो बॉडी है वो अपनी तो क्रिया करती रहेगी, लेकिन वहाँ के वायुमंडल में हमारा वायु दाब न मिलने की वजह से बॉडी की जो क्रिया हो रही है वह सिर्फ एक क्रिया हो जाएगी, यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया इसको न मिलने की वजह से हमारे यानी नसें जो हैं वह फट जाएंगी। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या देखा, वायुमंडल किसे, वायु दाब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर या कहें पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। इतना क्लियर पॉइंट। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें वायु जो है तेजी से नीचे गिरती हुई हमें समझ में आता है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं पर्वतारोही, उनके नाक से ब्लड क्यों आने लगता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायु दाब जो है वह घटते जाता है, दबाव ज़्यादा देखने को मिलता है। समुद्र पर वायु दाब जो है सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। यह भी समझ लेते हैं कि वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो वायु है अगर गर्म होता है तो कहाँ जाता है? ऊपर की उठती है, जो कि हम कह सकते हैं यह हल्की होती है, यह निम्न दाब पर बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो वायु है वह किस तरह से चलता है? वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, जो कि हम कह सकते हैं कि यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब वायु दाब आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जो निम्न दाब होता है वह आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, और इसमें हम देखते हैं कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जो कम तापमान वाले क्षेत्र होंगे, जिनके टेम्परेचर लो होंगे कह सकते हैं, उनकी क्षेत्रफल की अगर बात करें क्षेत्र की, तो वहाँ पे हमें वायु ठंडी दिखाई देती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होता है। भारी वायु जो है निमज्जित यानी निमज्जित होकर क्या होती हैं? वह नीचे गिरने लगती हैं, ठंडी होने लगती हैं, या कहें नीचे बैठने लगती हैं, उच्च दाब क्षेत्र बनाती हैं। जब यह नीचे बैठेंगी तो क्या होगा? उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आप समझिए। निम्न दाब का जो क्षेत्र है वह क्या है? बादल युक्त एवं नम मौसम के साथ हमें जुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है और इस वजह से वहाँ पे निम्न दाब होगा, और जहाँ पे हमें लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा वहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र होगा। और उच्च दाब वाले क्षेत्र में हमें स्वच्छ मौसम कह सकते हैं कि दिखाई देगा, या स्वच्छ आकाश दिखाई देगा। अब इसमें देखते हैं कि वायु जो है सदैव उच्च क्षेत्र से निम्न दाब की तरफ जाती है या गमन करती है। निम्न दाब क्षेत्र की तरफ, यानी अभी हमने समझाया जो कि हमारा हाई प्रेशर बेल्ट, आप लोग समझेंगे आगे हम देखेंगे कि जो हमारा उच्च दाब होता है वह किस तरफ जाता है? निम्न दाब के क्षेत्र की ओर। क्यों? इसको समझिए, क्योंकि हमारा जो अभी चक्र हमने चक्र देखा था, कौन सा चक्र?
मौसम का जो चक्र हमने देखा था उसमें हमने बताया था कि जो हमारा वायु होता है, वायु क्या है होता है, वह गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। जब ऊपर उठेगा तो लो टेम्परेचर जो होता है पवनों के सहारा, लो प्रेशर जो होता है वह पवन के सहारा कहाँ जाता है, जहाँ पे रिक्त हो जाया होता है। और रिक्त कहाँ होगा, हाई प्रेशर के पास वाले के, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एकदम रिक्त हो जाएगा तो ये लो प्रेशर वाला इसको भरने का प्रयास करेगा। इस तरह से चक्र चलता रहता है और इसी को हम कह सकते हैं वायु चक्र चलता है। क्लियर? यानी कुल मिलाकर हमने आज मुख्य पॉइंट को समझने का प्रयास किया। वायु क्षेत्र क्या है, वायुदाब क्या है, निम्न वायुदाब किसे कहते हैं, उच्च वायुदाब किसे कहते हैं।